गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पढ़ा था कि ताप पर किस प्रकार से प्रतिरोध परिवर्तित होता है विभिन्न पदार्थों के लिए। चालकों के लिए अपन ने पढ़ा था, अर्धचालकों के लिए पढ़ा था, मिश्र धातु के लिए पढ़ा था और अतिचालकता के लिए अपने पढ़ा था। अब प्रतिरोध पर पदार्थ की निर्भरता में कौन कौन से पदार्थ ऐसे हैं जिनका प्रतिरोध ज्यादा होता है और किन का प्रतिरोध कम होता है। तो ये देखिए, प्रतिरोध और चालकता दोनों है इसमें। सबसे ज्यादा जो प्रतिरोध है वो किसका होता है? एल्यूमिनियम का। प्रतिरोध R जो है वो सबसे ज्यादा किसका होता है? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम से कम प्रतिरोध किसका होता है? सोने का। उससे कम किसका होता है? कॉपर का, तांबा। और उससे कम किसका होता है? चांदी का। अर्थात एल्यूमिनियम, सोना, तांबा और चांदी सबसे कम किसका होगा? चांदी का। क्वेश्चन आ जाए, चारों के नाम दे दिए जाएं कि एल्यूमिनियम, तांबा, सोना और चांदी में सबसे कम प्रतिरोध किसका है, तो आप क्या लिखोगे? चांदी का। या इनका क्रम अगर पूछा जाए तो एल्यूमिनियम का जो प्रतिरोध है वो सबसे ज्यादा होता है और चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होता है। अब जब प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध कम होने का मतलब क्या हुआ कि चांदी जो धातु है उसमें रुकावट सबसे कम होती है। रुकावट जब सबसे कम है तो चालकता सबसे ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो अगर चालकता पूछे तब इसका उल्टा हो जाएगा। चांदी की चालकता सबसे ज्यादा, चांदी से कम तांबे की, तांबे से कम सोने की और सोने से कम होती है एल्यूमिनियम की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी 1 नंबर का पूछा जा सकता है। या मान लो ये पूछ ले, 2 धातुओं में पूछ ले, सोने और चांदी में प्रतिरोध किसका कम है या चालकता किसकी कम है, तो इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर 1 नंबर के पूछे जा सकते हैं। अब अपन बात करते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में आपको पता है कि कैसे जोड़ते हैं। पहले तार का ये जो दूसरा वाला सिरा है वो दूसरे तार के पहले सिरे से, इसी प्रकार दूसरे तार का दूसरा सिरा तीसरे तार के पहले सिरे से, ठीक है। और ये जो दूसरा सिरा है वो कुंजी में से होते हुए सेल के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है और पहले तार का जो पहला सिरा है वो बैटरी के प्लस सिरे से, ठीक है। इसमें धारा जो है वो यहां से बैटरी से इस प्रकार से करंट फ्लो होता है और ये सभी तारों में से होते हुए वापस सेल के ऋण सिरे पर पहुंचता है। इसका मतलब जो धारा इस प्रतिरोध में से गुजरती है वही धारा इसमें से गुजरती है और वही धारा इसमें से गुजरती है। तो प्रतिरोध का मान क्या हो गया? धारा का मान क्या हो गया? सभी प्रतिरोधों के लिए समान हो गया। धारा का मान सभी प्रतिरोधों के लिए समान होता है, ठीक है। और जो विभवांतर है, यहां देखिए, पहले तार का जो विभवांतर है वो V1, दूसरे तार का विभवांतर V2 और तीसरे तार का विभवांतर V3 है। आगे समझ में? तो इसमें 2 चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? धारा समान होती है श्रेणी क्रम में और विभवांतर अलग अलग होता है। ये V बराबर IR ओम का नियम है। R यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध है, I क्या है? प्रवाहित धारा है और V क्या है? बैटरी की वोल्टता। ये बैटरी की वोल्टता कितने वोल्ट की है? V वोल्ट की है, ठीक है। R1 सिरों पर, R1 जो तार है, पहला तार है, उसके सिरों पर विभवांतर, तो R1 के लिए धारा कितनी आ जाएगी? I आ जाएगी, ठीक है। प्रतिरोध कितना आ जाएगा? R1 आ जाएगा और विभवांतर कितना होगा? V1। तो V1 बराबर IR1। इसी प्रकार दूसरे तार के लिए V2 बराबर IR2, तीसरे तार के लिए V3 बराबर IR3। और जो विभवांतर है V1, V2, V3, इन तीनों का योग बैटरी की टोटल वोल्टता के बराबर होगा। आप यहाँ ये समझ सकते हैं, मैंने आपको उस टाइम भी उदाहरण बताया था कि मान लो एक रूम है जिसमें से कुछ वस्तुएं लेनी है और 3 जन वहां से आए और तीनों ने अलग अलग संख्या में वस्तुएं ग्रहण की, ठीक है। एक रूम है
उसमें बहुत सी वस्तुएं रखी हुई हैं एक ही प्रकार की, और वहां 3 व्यक्ति जाते हैं और वहां से वस्तुएं अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार वहां से वस्तुएं लेकर आते हैं, जो जितना उठा सके वहां से। तो तीनों के पास जो टोटल वस्तुएं हैं उनका योग रूम से निकाली गई वस्तु के बराबर होगा, कि रूम से 10 निकाली है तो 10 का ही विभाजन होगा तीनों में, होगा ना। तो यहां पर ये आप देख सकते हो कि बैटरी का विभवांतर V है, तो तीनों तारों की वोल्टता जो भी होगी उनका योग V के बराबर होगा। V1 V2 V3 तीनों के मान लिख सकते हो यहाँ पर, और V का भी मान लिख दो। V का क्या है IR, V1 का IR1, V2 का IR2, V3 का IR3। I कॉमन आ जाएगा, I कॉमन लेके और ये इस I से काट दो तो यह जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R संयोजित सभी प्रतिरोधों के योग के तुल्य होता है। ठीक है, ये मेरा पढ़ाया हुआ है, मैं केवल रिवीजन करवा रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं जल्दी चल रही हूँ क्योंकि हमें आगे का सिलेबस भी करना है। तो ये पढ़ा हुआ है, मैं तो केवल एक दोहरान के रूप में आपको बता रही हूँ कि आपने बहुत दिन हो गए 10th लेसन पढ़े हुए, इससे थोड़ा सा आपको रिवीजन हो जाए तो आपके दिमाग में रहे कि हाँ ये चीजें अपन ने पढ़ी थी। अब इसी पर आधारित एक न्यूमेरिकल है, हमें R1 R2 और R3 दे रखा है और V दे रखा है, और ये कौन से क्रम में लगे हुए? श्रेणी क्रम में लगे हुए। तो श्रेणी क्रम में लगे हो तो इनके तुल्य धारिता आप निकाल सकते हो, तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हो। इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 3 + 4 + 5 कितने होंगे? 5 और 4 9, 9 और 4 12, 9 और 3 12। ठीक है, तो यहाँ पर इन तीनों का योग कितना आया? 12। तो प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, वोल्टता कितनी है? 6। तो यहाँ अपन धारा निकाल सकते हैं। धारा I बराबर क्या होता है? V बराबर होता है IR, तो I बराबर V/R हो जाएगा। V कितना है? 6, R कितना है? 12, तो क्या जाएगा? 6/12 0.5। तो ये हमारे पास में धारा निकल आई 0.5। देखिए हमने तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया, तीनों को जोड़ दिया तो 12 आया। धारा I बराबर V/R होता है, V का मान 6 दे रखा है, R हमने निकाला 12, भाग लगा देंगे 0.5 एम्पियर। ठीक है, अब क्या पूछा इसने? प्रत्येक प्रतिरोध में धारा समान होती है क्योंकि श्रेणी क्रम है, धारा 0.5 0.5 0.5 होगी। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर हमें निकालना है V1 V2 और V3। इसके लिए अपन ने सूत्र पढ़ा था, यहाँ पे देखिए ये वाला। V1 बराबर IR1, I का मान कितना है? 0.5, R1 कितना दे रखा है? 3, R1 3 दे रखा है, धारा कितनी प्रवाहित हो रही? 0.5, तो 0.5 को 3 से गुणा कर देंगे तो ये V1 आ जाएगा। 0.5 को 4 से गुणा कर देंगे तो V2 आ जाएगा। 0.5 को 5 से गुणा कर देंगे तो V3 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए 0.5 को 3 से किया, 0.5 को 4 से, 0.5 को 5 से, तो ये आ जाएगा 1.5, 2 और 2.5। ये तीनों प्रतिरोधों के सिरों पर वोल्ट का है। अब इन तीनों का योग कितना आना चाहिए? 6 वोल्ट। अगर वो आ रहा है इसका मतलब हमारा आंसर सही है, और अगर वो नहीं आ रहा तो इसका मतलब हमारा आंसर गलत है। तो आप इन सब का योग करके देख लो। इन सब का योग आपकी भैया ना 6, 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 0.5 और 0.5 1 6। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में जितने भी तार हम जोड़ते हैं सभी तारों के, सभी प्रतिरोध तारों के एक एक जो सिरे हैं वो बैटरी से जुड़े रहेंगे, धन सिरे से, और जो दूसरे वाले सिरे हैं वो बैटरी के ऋण सिरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सभी जो तार हैं वो बैटरी से डायरेक्ट जुड़े हुए होते हैं। इस
इस संयोजन में सभी प्रतिरोध तारों के एक सिरे एक जगह बिंदु C पर और दूसरे सिरे बिंदु D पर जोड़ने से जो संयोजन प्राप्त होता है उसे हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। चित्र में 3 प्रतिरोध तार, 3 चालक तार जुड़े हुए हैं जिनके प्रतिरोध R1, R2, R3 हैं और सिरों पर विभवांतर भी है। अब अपने श्रेणी क्रम में क्या पढ़ा था? धारा समान और विभवांतर अलग अलग। इसमें उल्टा है, विभवांतर समान, धारा अलग अलग। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से समांतर क्रम संयोजन, ये समांतर क्रम में माने जाएंगे। क्या होता है? V समान और I भिन्न भिन्न। इसका श्रेणी क्रम का ठीक उल्टा है ये। ठीक है, धारा यहां से I धारा प्रवाहित हो रही है। ये I धारा इस C बिंदु पर 3 भागों में विभाजित हो जाएगी, I1, I2 और I3। सूत्र में वही लगाना है, ओम का नियम, V बराबर IR। तो यहाँ I बराबर क्या जाएगा? V/R। यहाँ पर अपन ने I क्यों निकाला? क्योंकि इसमें I अलग अलग है। उसमें अपन ने V क्यों निकाला? क्योंकि उसमें V अलग अलग था। ठीक है, तो R1 प्रतिरोध तार जो है उसमें प्रवाहित धारा I1, R2 में I2 और R3 में I3। V/R1, V/R2, V/R3। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फिर टोटल धारा, कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 जोड़ दो, एकदम इजी है। एक बार आप देख लोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, सबके मान लगा दो। I का मान V/R, I1 का मान V/R1, I2 का मान, इसी प्रकार I3 का मान। कॉमन क्या आ रहा है? तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? V आ रहा है। तो V को अपन ने कॉमन ले लिया, बचेगा क्या? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और V से V कट हो जाएगा तो बचेगा क्या? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो तुल्य प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, बट्टे में आ गया ना, इसको व्युत्क्रम बोलेंगे। तुल्य प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है वो प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो इसमें तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक पृथक प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। तो ये आपका समांतर क्रम संयोजन। 2 तारों के लिए मान लो 2 ही तार जुड़े हुए हैं, तो R1 प्लस R2, ये 1/R1 प्लस 1/R2 लघुत्तम ले लो। लघुत्तम ले लोगे तो क्या जाएगा? R1 R2 आ जाएगा, R1 प्लस R2 आ जाएगा। अब इसको पलट दो, दोनों को पलट दोगे तो क्या जाएगा? R बराबर R1 R2/R1 प्लस R2। तो अगर 2 ही प्रतिरोध दिए गए तो आप डायरेक्ट इस सूत्र से निकाल सकते हो, सीधा ये सूत्र लगा दो। ये सूत्र लगाने में क्या होता है कि आप फिर लास्ट में जब इसको हल करते हो ना तो फिर पलटना भूल जाते हो, पलटते नहीं, उसको पलटना पड़ता है वापस, क्योंकि देखो ये 1/R का मान आया, जबकि हमें किसका मान लाना है? यहाँ कैपिटल R का लाना है। ठीक है ना? तो आप 2 प्रतिरोधों के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे तो आपको पलटने की आवश्यकता नहीं होगी, आप सीधा ये फॉर्मूला लगा सकते हो। यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल दे रखा है, 3 प्रतिरोध है, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। बैटरी कितने की है? 6 वोल्ट की। कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में जुड़े हुए। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालोगे तो 1/1, 1/2, 1/3 करोगे ना, इस प्रकार से करके इसका देखिए 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/1, 1/2, 1/3। लघुत्तम कितना आया? 6। 6 प्लस 3 प्लस 2, लघुत्तम लेना आता है ना सबको, ये 3 और 2 6, फिर यहाँ 6 आ जाएगा। 2 में 3 का भाग, 2 6 में 2 का भाग लगाएंगे तो 3 आएगा, 3 को 2 से 1 से गुणा कर देंगे, और 6 में 3 का भाग लगाएंगे तो 2 आएगा, 2 को 1 से गुणा कर देंगे तो ये 2, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 11। तो 1/R बराबर 11/16। तो 11/16 आंसर नहीं है, इसको हमें पलटना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया।
तो R बराबर कितना जाएगा, सॉरी यहाँ 16 नहीं है, 6 ही है। मैं इसको थोड़ा सही कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि लघुत्तम 6 है हमारे पास में, तो ये इनका योग 11/6, तो ये उसको पलट देंगे तो कितना जाएगा, 6/11। ठीक है, तो हमारे पास में क्या निकला है, तुल्य प्रतिरोध। अब हमें निकालनी है परिपथ में धारा। परिपथ में धारा के लिए I बराबर सूत्र क्या होता है, V/R होता है ना। V का मान कितना दे रखा है, 6 वोल्ट। R का मान हमने कितना निकाला, 6/11, तो रख देंगे मान। I बराबर V/R। V का मान 6 वोल्ट है, R का मान कितना है, 6/11 है, I का मान हमें निकालना है। तो परिपथ में धारा I बराबर, ये 6 किसका मान लिखा, V का, बटे 6/11 किसका मान लिखा, R का। 6 से 6 कट जाएगा और 11 पलट कर ऊपर चला जाएगा, पलटते हैं ना, ये पलट जाएगा ऊपर, तो यह आ जाएगा 6 से 6 तो काट दो, 11 एम्पियर। ये इसका क्या निकला, आपके धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा। अब इन्होंने क्या पूछी है, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा के लिए हमने निकाला था I1, I2 और I3 निकाला था ना। I1 बराबर V/R1 निकाला था ना, तो V कितना है, 6 वोल्ट, R कितना है 1, तो 6/1 ये I1 आ जाएगा, 6/2 ये I2 आ जाएगा, 6/3 ये I3 आ जाएगा। देखिए 6/1 6 एम्पियर, 6/2 3 एम्पियर, 6/3 2 एम्पियर। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आंसर निकले एम्पियर में, जैसे अपन ने पिछले जो अपन ने श्रेणी क्रम पढ़ा था उसमें तीनों वोल्ट का योग बैटरी की वोल्टता के बराबर होना चाहिए, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी तीनों प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा का कुल मान इस 11 के बराबर होना चाहिए। टोटल परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 11। 11 ही 3 भागों में बट गई, 6, 3 और 2। तो जब भी आप आंसर निकालो उनका योग करके आप देखो कि वो टोटल धारा या टोटल वोल्टता के बराबर होता है या नहीं। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल भी हो गया। अब प्रतिरोध वाली बात तो हो गई खत्म। अब आती है तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, मतलब ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ये अपन ने जब उसमें चालक अचालक वाला पढ़ा था, अर्धचालक पढ़ा था, उसमें भी थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी भी परमाणु को या किसी भी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ये देखते हैं कि जब किसी भी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब तार पर क्या प्रभाव पड़ता है, तार गर्म हो जाता है। ये कुछ चीजें, कुछ एग्जाम्पल या कुछ विद्युत उपकरण हमारे घरों में भी विद्यमान हैं। कौन कौन से, जैसे आप प्रेस करते हो कपड़ों पे, प्रेस करते हो ना कपड़ों पे, तो वो क्या है, उसमें विद्युत धारा जो है, उसमें जो आवेश हैं वो प्रेस के अंदर एक प्रतिरोध प्लेट लगी रहती है। उस प्रतिरोध प्लेट के अंदर से वो सारे आवेश प्रवाहित होते हैं। और प्रतिरोध प्लेट का मतलब क्या हुआ, एक ऐसे पदार्थ की प्लेट जिसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा प्रतिरोध होने के कारण वो जो आवेश हैं वो अपनी सारी ऊर्जा वहां खर्च कर देते हैं और वो प्लेट गर्म हो जाती है। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो सेल से ऊर्जा लेकर आते हैं, इलेक्ट्रॉन को या आवेश को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, बैटरी से। बैटरी से ऊर्जा लाते हैं, बैटरी से ऊर्जा लाकर
फिर बैटरी से बाहर निकलते हैं परिपथ में। ठीक है, परिपथ में जब वो प्रवाहित होते हैं तो ऊर्जावान होते हैं, उनके पास बहुत सारी ऊर्जा होती है। लेकिन जब वो प्रतिरोध तार में से गुजरते हैं, ऐसा प्रतिरोध तार जिसमें बहुत सी रुकावट है, बहुत सी बाधाएं आती है, तो आवेश क्या होगा, अपनी ऊर्जा वहां खर्च कर देगा। जो वो ऊर्जा लेकर आया था, जो रासायनिक ऊर्जा बैटरी से लेकर आया था, वो वहां खर्च कर देगा। और जब उस प्रतिरोध तार में से बाहर निकलेगा तब उसके पास में कोई भी ऊर्जा नहीं होगी। तो वो जो ऊर्जा लेकर आया था वो उसने किसको दे दी, तार को दे दी, प्रतिरोध तार को दे दी। तो प्रतिरोध तार ऊर्जा प्राप्त करके क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। आपने रोड देखी होगी, रोड कौन सी रोड, जो पानी गर्म करने वाली इलेक्ट्रिक रोड होती है ना, जिससे अपन पानी गर्म करते हैं, उसमें भी क्या होता है, उसमें भी यही विद्युत धारा जो है वो अपन पानी के अंदर उसको डिप करके रखते हैं, डबो देते हैं, पानी के अंदर डुबो के रखते हैं, और उसमें जब धारा प्रवाहित की जाती है तो आवेश क्या होता है, उस उन रोड, ये कॉइल से बनी रहती है, उसमें से आवेश प्रवाहित होते हैं। आवेश प्रवाहित होते हैं तो क्या होगा, वो उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। तो जो आवेश ऊर्जा लेकर आए वो क्या होगा, वहाँ अपनी ऊर्जा खर्च कर देगा, वो ऊर्जा उसको दे देगा। वो जो रोड बनी हुई है, ठीक है ना, कॉइल से बनी रहती है, उसको वो ऊर्जा दे देता है और वो ऊर्जा प्राप्त करते वह रोड गर्म हो जाता है। और वह गर्म जो रोड होगा वो पानी के अंदर डूबा हुआ है तो उससे पानी गर्म हो जाता है। आ गया समझ में। इसी प्रकार आपने हीटर देखा होगा, रूम हीटर देखा होगा। रूम हीटर में भी क्या होता है, एक कॉइल सी बनी रहती है उसके अंदर, अगर आपने देखा है तो। कॉइल में क्या होता है, वही आवेश प्रवाहित होता है। अपन इलेक्ट्रिसिटी से उसको प्लग लगा देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ देते हैं, जोड़ते हैं तो क्या होगा, उसमें आवेश प्रवाहित होगा। आवेश एनर्जी लेकर आएगा उस कॉइल में से गुजरेगा, कॉइल में से गुजरेगा जिसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा प्रतिरोध होने के कारण क्या होगा कि वह अपनी ऊर्जा वहाँ खर्च कर देता है, वह अपनी ऊर्जा वहाँ दे देगा तो क्या होगा, वो जो कॉइल है, कुंडली बनी हुई है, जो तार बना हुआ है, वो गर्म हो जाएगा। और गर्म हो जाएगा, इतना लाल तप्त गर्म हो जाता है, आप देखते हो। रूम हीटर देखा है ना आपने कभी, तो वो तापीय प्रभाव है, रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होना। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप सभी वीडियो देखें, व्यूज़ बहुत ही कम आ रहे हैं। कल भी मैंने कॉल किया था बच्चों को, कुछ बच्चों को, कई बच्चों के पास में फ़ोन नहीं है, कुछ बच्चे जानबूझकर नहीं देख रहे। तो ये 10th का जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें फिर आपके एग्ज़ाम में दिक्कत आ जाएगी। आगे हमें पता नहीं समय कितना मिले, आमने सामने बैठकर हम कितना स्टडी करें, कितना आप पढ़ पाओ स्कूल में आकर, वो हम अभी कुछ नहीं कह सकते। वो डिपेंड करता है कि कब स्कूलें खुलेगी। ठीक है, और ये जो वीडियो के माध्यम से जो पढ़ाई हो रही है, अगर समय कम मिला तो हो सकता है इसका दोहरान वापस न हो, इसको मतलब वापस न पढ़ाया जाए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप वीडियो देखें, लापरवाही ना करें। अगर आपके पास में सुविधा है तो आप ज़रूर वीडियो को देखें। और ये नोट्स जो हैं वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में बनाने हैं। जैसा आपके क्लास में कंटिन्यू चल रहा था ठीक वैसे चलेगा। ये तो मेरा पहले पढ़ाया हुआ है, तो ये आपने नोट्स बना रखे होंगे, लेकिन इसके आगे वाला ये कंप्लीट होने वाला है। कल ये कंप्लीट हो जाएगा, लेसन कंप्लीट हो जाएगा। कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी, वो क्वेश्चन आंसर आप फेयर नोटबुक में करोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।